क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? क्या आपकी सैलरी से एनपीएस का डिडक्शन होता है? आपको एटीसी में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन तो मिलता ही है। इसके साथ ही साथ एनपीएस के कारण 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह डिडक्शन कैसे मिलता है? और तो और आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो आपके एनपीएस अकाउंट पर होती है, उस पर भी इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह डिडक्शन कैसे मिलता है? तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनकम टैक्स में एनपीएस का डिडक्शन कैसे लें? एनपीएस का डिडक्शन दो प्रकार का होता है। एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 14% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 10%। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 में मिलते हैं। इसमें बेसिक प्लस डीए का 14% का डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाता है और उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 में माइनस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 में माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का जो 10% एनपीएस डिडक्शन सैलरी से होता है, इसकी छूट दो सेक्शन में हम क्लेम कर सकते हैं। धारा अंडर सेक्शन 80CCD1 में और अंडर सेक्शन 80CCD1B में। आइए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि 80CCD1 और 1B क्या है। अंडर सेक्शन 80C और 80CCD1 ये दोनों धाराएं मिलाकर छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। अंडर सेक्शन 80CCD1 में एम्प्लॉय का जो 10% एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है वह आता है और अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए, जो कि आप सभी को मालूम है, जीपीएफ, पीपीएफ, इंश्योरेंस, ट्यूशन फी, बैंक एफडी, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग स्कीम, जीआईएस, पीएलआई, एनएससी, सुकन्या आदि योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आता है। ये दोनों मिलाकर छूट की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए की लिमिट में आपका जो 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है वह आप इसमें उसकी छूट की क्लेम आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है अंडर सेक्शन 80CCD1B। आप इस सेक्शन के अंतर्गत भी एनपीएस में 50,000 रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके या फिर आपका जो 10% कंट्रीब्यूशन है एनपीएस अकाउंट में उसकी छूट की क्लेम आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का होता है। इसका धारा 80CCD1 में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। अब यदि कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूशन और एटीसी का इन्वेस्टमेंट ये दोनों मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो तो क्या होगा? एटीसी और 80CCD1 में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी और धारा 80CCD1B में 50,000 रुपए की छूट आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यह लगता है कि वे एनपीएस में 50,000 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही उन्हें यह डिडक्शन मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। रेगुलर सैलरी से डिडक्ट हुए 10% एनपीएस के अमाउंट से ही एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन का क्लेम हम धारा 80CCD1B में कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा धारा 80C में इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए है और हमारा जो सैलरी से एनपीएस डिडक्ट हो रहा है 10% वह 70,000 रुपए है। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 1,90,000 रुपए। इस कंडीशन में हम किस तरह से छूट क्लेम करेंगे? हमारा एटीसी में इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 रुपए और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है 70,000 रुपए। तो एटीसी का 1,20,000 रुपए और एनपीएस का 30,000 रुपए, दोनों मिलाकर 1,50,000 रुपए धारा एटीसी और 80CCD1 में क्लेम किया जाएगा और उसके पश्चात धारा 80CCD1B 70,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट था एनपीएस में, 30,000 रुपए एटीसी में चले गया, बचा 40,000 रुपए या 80CCD1B में क्लेम किया जाएगा। इस प्रकार से 1,90,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होने पर एटीसी और 80CCD1 में 1.5 लाख रुपए और 80CCD1B में 40,000 रुपए
की छूट का क्लेम आप कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आपका एटीसी के तहत इन्वेस्टमेंट 1,30,000 रुपए है और एटीसी CD1 एनपीएस का 10% कंट्रीब्यूशन 70,000 रुपए, इस प्रकार से टोटल 2 लाख रुपए हो तो 2 लाख रुपए होने की स्थिति में एटीसी CD1 और एटीसी इस सेक्शन में आप 1.5 लाख रुपए की छूट की क्लेम कर सकते हो। 1,30,000 रुपए आपका एटीसी में इन्वेस्टमेंट है और एनपीएस में जो आपका 70,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है उससे 20,000 रुपए आप इधर शिफ्ट कर दीजिए एटीसी CD1 में। 1.5 लाख रुपए की छूट आप एटीसी और एटीसी CD1 में क्लेम करिए। इसके पश्चात धारा एटीसी CD1 भी, इसमें आपका एनपीएस में इन्वेस्टमेंट 70,000 था, 20,000 रुपए आपने ऑलरेडी एटीसी CD1 में क्लेम कर लिया है, वो माइनस करने के बाद 50,000 रुपए बचता है, तो ये आप 50,000 रुपए की छूट का क्लेम एटीसी CD1B में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 2 लाख रुपए का क्लेम धारा एटीसी, एटीसी CD1 और एटीसी CD1B में कर सकते हैं। एनपीएस वाले कर्मचारियों को अलग से एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सैलरी से रेगुलर एनपीएस डिडक्ट हो रहा है उससे ही आप 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारी संस्था आशीष डाटामेटिक्स पिछले 25 वर्षों से अत्याधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाकर कर्मचारियों के पे फिक्सेशन, एरियस व आयकर कैलकुलेशन का कार्य कर रही है। हमारे यहाँ चौथा, पांचवा, छठवां वेतन आयोग के चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां वेतन आयोग के पे फिक्सेशन व एरियस कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, एरियस मिलने पर एरियस का बाइफर्केशन, आयकर कैलकुलेशन, रिटर्न फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। हमारी संस्था आशीष डाटामेटिक्स पिछले 25 वर्षों से अत्याधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाकर कर्मचारियों के पे फिक्सेशन, एरियस गणना व आयकर गणना का कार्य कर रही है। हमारे यहाँ चौथा वेतन, पांचवा वेतन, छठवां वेतन, सातवां वेतन के पे फिक्सेशन, एरियस कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, एरियस मिलने पर एरियस का बाइफर्केशन कर इनकम टैक्स को कम करने का कार्य, आयकर रिटर्न फाइलिंग का कार्य किया जाता है। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।